डॉक्टर पीटर ग्रे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। वो पिछले 10 सालों से मुसलसल एक चीज़ पर तहकीक कर रहे हैं और वो चीज़ ये है कि हमारे बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्यों वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने इन 10 सालों में जितनी भी खेल पर और सेहत पर, बच्चों की सेहत पर रिसर्च हुई है उसे पढ़ा और फिर उन्होंने बताया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चों में जैसे जैसे खेल कम होता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों में एंजाइटी बढ़ती जा रही है, बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, बच्चों में खुदकुशी करने की सलाहियत बढ़ती जा रही है, टेंडेंसी बढ़ती जा रही है और बच्चे हेल्पलेसनेस का शिकार हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता और उन्हें जैसे रहना है वो वैसे ही रहते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ये कसूर बच्चों का नहीं है। इन्होंने एक किताब भी लिखी, फ्री टू लर्न। मैं आपको वो किताब भी दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बच्चों का कसूर नहीं है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होते जा रहे हैं या वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उतनी नशोनुमा नहीं रखते जितनी कि हम अपने बचपन में रखते थे। बल्कि ये कसूर है उस एनवायरनमेंट का जिसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, यानी उनके वालिदैन और उनके उस्ताद कंट्रोल कर रहे हैं। इसे तफसील से बयान करेंगे, लेकिन एक और स्टडी की तरफ चलते हैं। ये स्टडी आई है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से, AAP आपने नाम सुन रखा होगा, और इन्होंने ये बताया कि जूं जूं खेल का स्ट्रक्चर बनता गया वैसे वैसे बच्चों की सेहत आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती गई। जैसे जैसे खेल का टाइम कम होता गया वैसे वैसे बच्चों की सेहत नीचे जाती गई। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि खेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और एक खेल में, एक अच्छे खेल में, मुतनासिब खेल में क्या चीज़ों का ख्याल और एक मुतनासिब खेल में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन AAP ने बताया कि जब हमने एकेडमिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो की, जब हमने लर्निंग को स्ट्रक्चराइज कर दिया, हमने स्कूल को स्ट्रक्चराइज कर दिया, इतने पीरियड होंगे, इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये काम करना है, उसके साथ साथ बच्चों की अचीवमेंट के साथ उसे कनेक्ट कर दिया, वैसे ही हमने उनके खेल को भी स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। स्क्रीन ने पहले ही उनके 6 घंटे ले लिए, क्योंकि अमूमन एक टीन एवरेज में 6 घंटे स्क्रीन पर गुजारता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने बचपन में। 1980 की दिहाई में जब हम खेलते थे तो हमारे खेल में और आज के खेल में बहुत फ़र्क है। हमारे खेल में हमारे वालिदैन हर वक्त हमें नहीं देख रहे होते थे। ठीक है, इसमें बहुत सा मसला सिक्योरिटी का भी है, लेकिन हमें पेरेंट्स नहीं बताते थे कि क्या खेलना है, कैसे खेलना है। सुपरविजन नहीं होती थी, कोई स्ट्रक्चर्ड गेम नहीं होती थी। हम जो चीज़ उठाते थे उससे कोई गेम बना लेते थे और उससे खेलना शुरू कर देते थे, और उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं होते थे और रूल्स को तोड़ा जाता था। कभी दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, कभी हम जंप कर रहे हैं, कभी एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट कर रहे हैं, कभी थोड़ी बहुत लड़ाई भी कर लेते थे, रूल्स को भी तोड़ा जाता था। उस वक्त के खेल में और आज के खेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जूं जूं वालिदैन की और उस्ताद की खेल में इंटरफेरेंस बढ़ती गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवानीन के तहत चलाना शुरू कर दिया, हमारी गेम स्ट्रक्चर हो गई, वैसे वैसे बच्चों के पास खेलने की अथॉरिटी, उसे मनूवर करने की, खेल को अपने लिहाज से मोल्ड करने की, उसे चेंज करने की जो सहूलत है वो ख़त्म होती गई। और जब बच्चों के पास ये चीज़ ख़त्म हो गई तो अब वो रोबोट की तरह खेलते हैं। वो ग्राउंड में जाते हैं, रूल्स होते हैं, उसके अंदर उन्होंने रहना है। ना वो नई काम करते हैं, ना वो कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, और ना ही उनके खेल में क्रिएटिविटी आती है। इसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा ज़हनी प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो गए। कॉन्फिडेंस नीचे आया है, रिसर्च कहती है, और वो इंडिपेंडेंटली अब सोच नहीं सकते। मैं आपको इनकी ही किताब से बताता हूँ कि इन्होंने कहा कि खेल से बच्चों को बहुत सी खसूसियात मिलती हैं। पहली खसूसियत ये है कि खेल में बच्चा डिसीजन मेकिंग करना सीखता है। फैसला साजी खेल से आती है। फैसला साजी खेल से बहुत ज़्यादा आती है। बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, क्योंकि बच्चे ने जब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है तो उसने एक जगह से दूसरी जगह पानी लेके आना है, तो उसने एक लकड़ी लेके उस जगह को खोदना है ताकि पानी की जगह से दूसरी जगह जा सके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। जब आप खेलते हैं और कई मरतबा हार जाते हैं तो सेल्फ कंट्रोल आता है। उसके साथ साथ अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आता है, और फिर दूसरों के साथ खेलने से सोशल स्किल्स बच्चे सीखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें एकेडमिकली सिखाई नहीं जाती। लेकिन फिर इसके साथ हम चलते हैं फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में पेपर पब्लिश हुआ है डॉक्टर एंड्रियस का, और वो ये कहते हैं, जो कि आरहस यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं, उन्होंने कहा कि एक अच्छा खेल होता क्या है। मैं आपको उनका पेपर भी दिखा रहा हूँ। उस
खेल के 7 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि खेल ऐसा होना चाहिए जिसे हर किसी को खुशामदीद कहा जाए। अगर मैं खेलने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि खेलने वाले मुझे वेलकम कहेंगे, इसे इंक्लूजन कहा जाता है। दूसरा ये इमेजिनेशन, खेल बोरिंग किस्म का नहीं, रूटीन का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें हर मर्तबा कोई नई चीज़ आनी चाहिए, कोई नए वर्ड सीखे, कोई नए रोल सीखे, कोई नई चीज़ बनाए, कोई कहानी सीखे, नई चीज़ें आनी चाहिए, तो बच्चे उस खेल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तीसरा है ट्रांसग्रेशन, यानी आपने सिर्फ कवानीन को नहीं मानना, बल्कि कभी कवानीन को थोड़ा बहुत तोड़ना है, उनको बेंड करना है, उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को इस स्किल के बारे में पता हो। मैं कवानीन को तोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनको अपने हक में इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ। एक्सेसिबिलिटी का मतलब यह है कि आप खेल को आसानी से ज्वाइन कर सकें, खेल में बहुत ज़्यादा रुकावटें ना हो कि पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर आप खेल में जा सकते हैं। एक्साइटमेंट खेल में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर खेल में जॉय नहीं है, खेल में खुशी नहीं है, खेल में मज़ा नहीं है, तो मज़ा जो है वो खेल में ज़रूर होना चाहिए ताकि आप उससे कनेक्ट कर सकें। और फिर खेल में कुछ ना कुछ एंड गोल भी होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि जो एंड गोल तक जाने वाला रास्ता है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर ना किया जाए, लेकिन खेल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कुछ एंड रोल्स ज़रूर होने चाहिए, और फिर उसमें फ्रीडम होनी चाहिए। उसमें बच्चों को ये एहसास होना चाहिए कि वो खुद अपने फैसले कर रहे हैं और उसमें वो फन फील करते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर स्टॉट ब्राउन की तरफ, और इनकी किताब है प्ले, बहुत मशहूर किताब है। ये फाउंडर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्ले के, और इन्होंने ये बताया है कि जब आप खेलते हैं तो आपके दिमाग पर भी बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। खेलने से दिमाग में डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिलीज़ होता है, और इसके रिलीज़ होने से दिमाग के जो न्यूरॉन के कनेक्शन है वो बड़ी तेज़ी से बनते हैं। मज़े की बात यह है कि आपने मेरी कई वीडियोस में सुना होगा कि डोपामीन लर्निंग का भी केमिकल है। इसका मतलब ये है कि अगर खेल रहे हैं तो उससे आपकी लर्निंग, और उसके बाद भी आप में दिमाग में ये कैपेसिटी रहती है कि अब जो चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपके न्यूरॉन जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे। तो न्यूरल कनेक्टिविटी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और उसके साथ साथ स्पेशली जो सामने के माथे के न्यूरॉन्स होते हैं, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, एग्जेक्टिव फंक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग होती है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से खेलने से जो डेवलपमेंट होती है दिमाग की वो आती है। इसलिए वो ये कहते हैं कि हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा खेलने देना चाहिए, क्योंकि उससे दिमाग की डेवलपमेंट बहुत होती है। मैं आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर जैक पेंक्सप की तरफ। डॉक्टर जैक पेंक्सप जो अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि जब बच्चे खेलते हैं तो उनका खेल बहुत ज़्यादा महफूज नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आप उनकी सेहत की, उनके सर की ज़रूर हिफाजत करें कि उनके सर पे चोट ना लगे, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, लेकिन खेल रफ होना चाहिए। कभी वो दरख्तों पे चढ़े तो नीचे भी गिरे, कभी एक चीज़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो तो बार बार फेल हो। इससे उन्हें इमोशनल कंट्रोल आता है, और इसमें बहुत बड़ी ट्रेट वो हासिल करते हैं जिसे हम कहते हैं रेजिलियंस। ना हार ना मानने की ताकत आती है उनके पास। तो जो बच्चा बार बार फेल होता है, गिरता है, और वो फिर दोबारा कहता है कि अच्छा मैंने फिर खेलना है, मैं इस मरतबा जीतूंगा, और फिर वो हारता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दिन जीत जाता है, तो उसमें रेजिलियंस आती है। इसका मतलब ये है कि अब वो इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन से, यानी फ़ौरन चीज़ों को हासिल करना, फ़ौरन गोल को हासिल करना, छोटे गोल के लिए और करीब के फ़ायदे के लिए डिसीजन करना, इससे बच्चा दूर हो जाता है और बच्चा लॉन्ग टर्म डिसीजंस करना शुरू कर देता है। वो बड़े फ़ायदे के लिए और देर पा फ़ायदे के लिए सब्र भी कर सकता है, रेजिलिएंट भी होता है, और वो उनके लिए डिसीजन करता है। इसलिए इनका ये कहना है कि जब बच्चा रिस्की खेल खेलता है निस्बतन, तो वो ज़्यादा ग्रो करता है। खेल हमारी एजुकेशन के लिए और हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो गेम्स ने, सोशल मीडिया ने, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई ने, हमारे स्ट्रक्चर्ड माहौल ने इस बहुत बड़ी नेमत को हमसे वापस ले लिया है। इस नेमत के वापस होने की वजह से हमारे बच्चे बीमार होना शुरू हो गए, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगना शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ अब आपको ये भी पता चल चुका है कि खेल दिमाग में वो केमिकल पैदा करता है जो पढ़ने के लिए और मेमोरी बनाने के लिए, डोपामिन मेमोरी बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो ये वो केमिकल है जो कि पढ़ने के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए खेलों को स्कूलों में ज़रूर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उनसे हम ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ लीडरशिप की जो मुस्तकबिल में चाहिए, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है,
क्रिटिकल थिंकिंग है वो हमें अपने निसाब से उतनी नहीं मिल रही जितनी कि हमारे बच्चों को खेल से मिल सकती है। इसलिए अगर आपके बच्चे खेल रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए और उनको रोज़ खेलने के लिए एक जगह भी मुहैया करिए। उन्हें ओपन एंडेड प्ले दीजिए, यानी एक ऐसा खेल जिसमें वो नई-नई चीज़ें यूज़ करें, नए-नए टूल यूज़ करें और अपनी कहानी को ट्विस्ट करते रहें उस टूल के ज़रिए। तो वो कभी जा रहे हैं और बाहर से शहतूत उठा रहे हैं, तो उसे भी अपने खेल में इस्तेमाल करें। वो लकड़ियाँ ले रहे हैं, उसे भी इस्तेमाल करें, पत्तों से भी खेल रहे हैं। तो इसे ओपन एंडेड प्ले कहा जाता है और जो चीज़ें हम बच्चों को बंद डब्बों में ला के देते हैं, वो अमूमन स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है। उसे कम करना चाहिए और ओपन एंडेड जो प्ले है, जिसपे कोई पैसा नहीं लगता, आपके किचन की चीज़ों से भी बच्चा खेल रहा है, ड्राइंग रूम की चीज़ों से भी खेल रहा है, वो गुब्बारे से भी खेल रहा है, वो बाहर से मिट्टी ला के भी खेल रहा है, वो बजरी के साथ भी खेल रहा है। इसे कहते हैं ओपन एंडेड प्ले। इस पे किसी का कोई खर्चा नहीं और इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क में प्रमोट करना चाहिए, एजुकेशनल इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटियों में। खेल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और एक तंदुरुस्त जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।